हम ऐसे को कंटेंट की तरह देखते हैं कि अगर हमारे पास कंटेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत सारी लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स इकट्ठा हम कर लेंगे तो शायद हमको ऐसे में नंबर आ जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। चाहे आप बात करें महक जैन की, शी वाज एबल टू स्कोर 138 मार्क्स इन एसे एंड गॉट रैंक 17। चाहे बात करें कृष्णदत्त गुप्ता की, ही गॉट 144 मार्क्स इन एसे, 142 रैंक इन यूपीएससी। या बात करें अन्नपूर्णा की, इतना अच्छा ऐसे वो मेरे पास लिख के लाई थी ना, इंप्रूवमेंट करके मैंने उनको लिख दिया था, अन्नपूर्णा यू विल गेट ए रैंक दिस ईयर। अगर आप बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग नहीं किए हैं या राइटिंग स्किल्स पे काम नहीं किए हैं तो आप अपने आइडियाज को लिखने में बड़ा स्ट्रगल करेंगे। अगर आपकी बात समझ में ही नहीं आ रही है, इतना कॉम्प्लेक्सिटी आपकी राइटिंग स्किल्स में, तो यार यहाँ पे कितने भी आप हीरे मोती जड़ दो, कितना भी बढ़िया कंटेंट लिख दो, आपको नंबर नहीं मिलेगा, बिकॉज यू आर राइटिंग टू कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। जब भी फिलॉसफी का ऐसे देखें, अगर आप यूपीएससी के पीवाईक्यूज को देखें तो आप एक थीम पाएंगे। आप पाएंगे कि एक थीम पे यूपीएससी ने कई बार ऐसे टॉपिक पूछा है, और जब वो थीमेटिक कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ जाता है ना, फिर आपको एलईए एप्लीकेशन बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे हैज टू बी लॉजिकल प्रोग्रेशन ऑफ आइडियाज। जब कोई पढ़ना शुरू करे तो प्रोग्रेशन उसका होते होते चला जाए, उसको मजा आने लगे पढ़ने में। अभी यूपीएससी आपसे एथिक्स में पूछता रहता करप्शन करोगे क्या, हर कोई मना कर देता है मैं नहीं करूंगा। अरे आपके आंसर थ्योरेटिकल हैं, किसी ने आपको ब्राइब ऑफर करी क्या अब तक? लेकिन जब आपके टेबल पर रियल मनी आएगा, रियल पावर आएगी, वहां पे रखे होंगे करोड़ों रुपए, और फिर आप मना करोगे, दैट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ कैरेक्टर। Hello everyone, my name is Piyush Kumar and I welcome you all to today's very important video in which I am going to discuss two very important questions that are coming to everyone's mind right now. फ्रेंड्स, आपका प्रीलिम्स हो चुका है और अब आप मेंस की तैयारी में लग रहे होंगे, और जिसमें ऐसे बहुत बड़ा रोल अदा करता है। एंड देयर आर लॉट मेनी पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद ऐसे, जब ऐसे के नंबर नहीं आ रहे हैं, तो हम डिस्कस करेंगे कि वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं ताकि ऐसे में आपके बेहतर मार्क्स आएं। और हम डिस्कस करेंगे ऐसे का मॉड्यूल जो मैं लेके आ रहा हूं प्रीलिम्स के बाद। दोस्तों काफी सालों से, आई थिंक 2 इयर्स, जब मैंने ऐसे मॉड्यूल सेपरेटली पढ़ाया है, देयर हैव बीन कंस्ट्रेंट्स फॉर लास्ट 2 इयर्स ऐसे को लेके, एंड दिस टॉपिक, दिस सब्जेक्ट हैज बीन वेरी वेरी क्लोज टू मी एवर सिंस आई स्टार्टेड टीचिंग इन दिस यूपीएससी फील्ड। और 2 साल बाद ऐसे पढ़ा रहा हूं दोबारा से एक मॉड्यूल में, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, दिस मॉड्यूल, दीज मॉड्यूल्स हैव हेल्प्ड सो मेनी टॉपर्स आउट देयर। चाहे आप बात करें महक जैन की, शी वाज एबल टू स्कोर 138 मार्क्स इन एसे एंड गॉट रैंक 17। चाहे बात करें कृष्णदत्त गुप्ता की, ही गॉट 144 मार्क्स इन एसे, 142 रैंक इन यूपीएससी। ठीक है, आई थिंक 2023 की बात है। या अजय की बात करें जो ऐसे में 40 नंबर उन्होंने इंप्रूव किया था। या बात करें अन्नपूर्णा की, इतना अच्छा ऐसे वो मेरे पास लिख के लाई थी ना, इंप्रूवमेंट करके मैंने उनको लिख दिया था, अन्नपूर्णा यू विल गेट ए रैंक दिस ईयर, एंड शी गॉट आई थिंक 99 रैंक दिस ईयर। ठीक है, काफी ऑडेशियस था मेरे पार्ट पे ये सब लिखना। इमेजिन करो कितना बड़ा मीम मेरा बनता अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता, बट ईश्वर ने सुनी, क्योंकि बहुत अच्छा ये लिख के लाई थी। 15 जुलाई को मैंने ये लिखा हुआ था। ठीक है, या आप जैन साहब की बात करें, शी स्कोर्ड 133 मार्क्स इन एसे, जो 96 से बहुत बड़ा जंप है। 133 मार्क्स इस समय के हिसाब से बहुत अच्छे मार्क्स हैं दोस्तों ऐसे में। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि ऐसे का मॉड्यूल काफी सालों से बहुत सारे एस्पिरेंट्स को हेल्प किया है, और ये सब्जेक्ट मेरे बहुत क्लोज है, क्योंकि जब से मैंने यूपीएससी को मैं पढ़ाना शुरू किया, ऐसे एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर रहा है जिसमें मैंने बच्चों को मेंटर किया है। थोड़े कंस्ट्रेंट रहे लास्ट के 2 सालों में, बट अब वो नहीं है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस जर्नी को आप सबके संग रिज्यूम करने के लिए। लेकिन वो सब डिस्कस करें इसके पहले समझते हैं कि यार ऐसे में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे को समझ में आती है ना, वो ये आती है कि यार हम ना यूपीएससी का नोटिफिकेशन नहीं समझते हैं, हम वो गाइडलाइन नहीं समझते हैं दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई कोचिंग, कोई मेंटर, सब बाद में आता है। सबसे इंपॉर्टेंट है हम यूपीएससी की गाइडलाइन समझें। यूपीएससी क्या कहता है? आपसे कहता है कि यू हैव टू कीप क्लोजली टू द एसे टॉपिक, you have to arrange your ideas in orderly fashion, you have to write concisely, and you have to have effective and exact expression. अगर आप ध्यान से देखें, most of these keywords are about writing, writing, writing. लेकिन हम ऐसे को कंटेंट की तरह देखते हैं कि अगर हमारे पास कंटेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत सारी लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स इकट्ठा हम कर लेंगे, तो शायद हमको ऐसे में नंबर आ जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। ऐसे राइटिंग का गेम है, राइटिंग स्किल, क्योंकि आप ना बोल के नहीं बताने वाले। इसीलिए तो कई बार ऐसा होता है कि आप कंटेंट बहुत अच्छा लिख के आते हो, नंबर नहीं आता आपको, क्योंकि शायद आप उतना अच्छे से उसको लिख नहीं पाए।
ऐसे इज ऑल अबाउट राइटिंग। अगर आप इफेक्टिव और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, मतलब जो आप कहना चाहते हैं वही आप नहीं कह रहे हैं, उसमें थोड़ा सा विरोधाभास है, उतना कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो आपको नंबर नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कंसाइसली अगर आप नहीं लिख रहे हैं, अपना एक पॉइंट कहने के लिए आप एक एक पेज ले रहे हैं, 9-9 10 लाइन ले रहे हैं, तब भी आपकी बात नहीं बनेगी। अगर आपके आइडियाज ऑर्डरली फैशन में अरेंज नहीं है, लॉजिकल ऑर्डर में नहीं आ रहे, तो भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। लॉजिकल ऑर्डर मतलब आप खाना खाने जाएंगे तो थोड़ा ना पहले डेजर्ट ले लेंगे, स्टार्टर आएगा, मेन कोर्स आएगा, फिर डेजर्ट आएगा, है ना। आप रामायण पढ़ेंगे, रामायण में तो लिखा हुआ है ना, तो रामायण में अगर सुंदरकांड पहले आ जाए तो, है ना, उत्तरकांड पहले आ जाए तो थोड़ा अजीब लगेगा ना आपको। वही बात है कि ऐसे हैज टू बी लॉजिकल प्रोग्रेशन ऑफ आइडियाज। जब कोई पढ़ना शुरू करे तो प्रोग्रेशन उसका होते होते चला जाए, उसको मजा आने लगे पढ़ने में। तो ऐसे कंटेंट इंपॉर्टेंट है, मना नहीं कर रहा हूं, बट ऐसे इज मोर अबाउट राइटिंग। अगर आप कंटेंट इकट्ठा करके याद करके सोच रहे हैं कि ऐसे में नंबर आ जाएगा, तो नहीं आएगा। और दोस्तों यही एक इंपॉर्टेंट रीजन है ना कि कई बार जब बच्चे मेंस में लिख के आते हैं, पहले भी जब आते थे, जब ऐसे लिख के आते थे ना, तो मेरे को बताते थे कि सर मैंने ये लिखा वो लिखा, मतलब वो चीज मेरे को कभी अपील नहीं करी पर्सनली। उसका सिंपली रीजन ये है कि मैं कभी ये जज कर ही नहीं पाऊंगा कि जैसा आप मुझको बता रहे हो वैसा ही आप लिख के आओगे कि नहीं आओगे। क्योंकि यार कई बार तभी तो ऐसा होता है कि आपकी कॉपी कोई पढ़ता है और कहता है कि यार तुम्हें कहना क्या चाह रहे थे, है ना, आता नहीं है मीम कि कहना क्या चाहते हो भैया, है ना। तो वही वाली बात है। तो फिर आप बताने लगते हो कि यार मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, ये कहना चाह रहा हूं। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि अगर आपको बोलने की जरूरत पड़ रही है कि आपका ऐसे क्या कहना चाह रहा है, मतलब आपने अपने ऐसे में काम अच्छे से नहीं किया है, ऐसे मतलब रिटन कम्युनिकेशन, लिख के ही आपको अपनी बात सामने वाले तक पहुंचानी है। आपको कॉल करके नहीं पूछने वाला है कि भैया आपने क्या लिखा है। ये बात आपको समझ में आ गई है। तो यही है कि हम अपना माइंड यहां पे फोकस कर दें कि ऐसे इज द गेम ऑफ राइटिंग। हम लिख के ही ऐसे में नंबर ला सकते हैं, राइटिंग स्किल्स पर काम करके नंबर ला सकते हैं। और चूंकि हम इस पे काम नहीं करते हैं, इसीलिए हमारे पास राइटिंग स्किल्स में लैक ऑफ कंटिन्यूटी होती है ना। हम और लगा के कई बार ऐड करते रहते हैं, या पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली लगा लगा के हम ऐड करते रहते हैं। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि ऐसे हमारा कंटिन्यूअस फ्लो नहीं होता है। ऐसे मतलब बहुत सारे आइलैंड्स हमने बना रखे हैं और जबरदस्ती के आर्टिफिशियल लिंकेजेस हम उसमें पैदा करते रहते हैं। तो यही हमको समझने की जरूरत है कि कंटिन्यूटी का होना बहुत जरूरी है। जब कोई आपका ऐसे पढ़े तो वो नेचुरल फ्लो में पढ़ा हुआ ना चाहिए, उसको लगे कि स्टोरी की तरह वो चल रहा है। तो कंटिन्यूटी मेंटेन करना ये राइटिंग स्किल है जो लिख के आपको सीखनी होती है। फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, मतलब आपका जो लिखने का तरीका है, स्पेशली अगर आप बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग नहीं किए हैं या राइटिंग स्किल्स पे काम नहीं किए हैं, तो आप अपने आइडियाज को लिखने में बड़ा स्ट्रगल करेंगे। क्योंकि आप चूंकि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास कंटेंट यहां पे बहुत ज्यादा होगा, और जब कंटेंट बहुत ज्यादा होगा ना, तो आपके अंदर से एक चुल होती है कि मैं ना सारा कंटेंट एक ही सेंटेंस में घुसा दूं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए, ठीक है, आप इनको देखिए। प्राइवेट सोशल मीडिया firms needs to take proactive measures to ensure data protection, privacy of individual, safe and secure environment for minority and vulnerable sections through collaboration and cooperation amongst each other in technological innovation and modernization। अब बताइए कितना कॉम्प्लेक्स है, कितने कॉम्प्लेक्स आइडियाज हैं जो एक ही लाइन में इन्होंने भर दिए हैं। अगर आप इस कॉम्प्लेक्सिटी से लिखते हो, चाहे आप इसका एग्जांपल ले लीजिए, द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि अगर आप इतनी कॉम्प्लेक्सिटी से लिखोगे तो यार एग्जामिनर भी बोलेगा कहना क्या चाहते हो भैया। मतलब अगर आपकी बात समझ में ही नहीं आ रही है, इतना कॉम्प्लेक्सिटी आपकी राइटिंग स्किल्स में, तो यार यहां पे कितने भी आप हीरे मोती जड़ दो, कितना भी बढ़िया कंटेंट लिख दो, आपको नंबर नहीं मिलेगा। बिकॉज यू आर राइटिंग टू कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। आपका ऐसा होना चाहिए जो कोई भी आदमी पढ़ के, एक ना पढ़ा लिखा इंसान समझ ले और आपकी बात से इत्तेफाक रखे, आपको लगे कि यार कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज उसने किया, आपको नंबर दे जाए। लेकिन आप ऐसे लिखोगे तो भाई अगेन आपकी बात नहीं बनने वाली है ना। तो राइटिंग स्किल पे फोकस करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं, कन्विंसिंग लैंग्वेज होनी चाहिए, परसुएसिव लैंग्वेज होनी चाहिए, है ना। यू हैव टू टेक रीडर अलोंग। जब आप पढ़ा रहे हैं ना किसी को, तो साथ साथ में उसको लेते हुए चलिए। फिर रन ऑफ द मिल इंट्रोडक्शंस, है ना, वही इंट्रोडक्शंस, वही कहानी जो आप बाकी लोगों की स्टेज में देखते हैं, वही आप भी लिख के आओगे। तो कई बार वहां पे डिफरेंसेस आते हैं। ऐसे ना थोड़ा सा इनोवेशन मांगता है, क्योंकि यार आप सोचो, आप 10-10, 12-12 पेज कोई आपके पढ़ रहा है, तो अगर वो वही हिटलर, वही अशोक पढ़ेगा तो उसको परेशानी हो जाएगी। लेकिन अगर कुछ नया आप फ्रेश दोगे तो उसको पढ़ने में मजा आएगा। यहां पे ये भी जरूरी है कि हम पूरा कंटेंट नया नहीं कर सकते, और ना हमें करना चाहिए, उसकी भी अपनी लिमिटेशन है, वो मैं बताऊंगा आपको कभी। लेकिन कुछ फ्रेशनेस हमको जरूर ऐड करनी चाहिए। कंक्लूजन ऐसे लिख देंगे, एक पैराग्राफ में खत्म कर देंगे कि भैया कंक्लूजन खत्म हो गया। कंक्लूजन की अपनी एक इंपॉर्टेंस है भाई। मतलब मैं आपको अगर फिलॉसफी समझा दूं ना, अगर 1 मिनट में, अगर हम कि इंट्रोडक्शन कंक्लूजन की फिलॉसफी क्या है,
आप ऐसे समझिए कि जब रीडर आपका ऐसे पढ़ने आ रहा है तो वो एक अपनी दुनिया में जी रहा है, अपनी दुनिया से आप उसको ऐसे की टॉपिक की दुनिया में लाते हैं। तो इंट्रोडक्शन का जो पर्पज होता है वो यही होता है कि उसको अपने जो थॉट्स हैं उससे आपको लेके आना है अपने ऐसे टॉपिक पर। इसीलिए जो भी एनेक्डोट आप लिखोगे, कुछ भी लिखोगे, आपको स्टोरी की तरफ, अपने ऐसे टॉपिक है ना उसकी तरफ लेके जाना होता है। फिर आप ऐसे में जो भी डिस्कस करें, कंक्लूजन का मतलब होता है थोड़ा ब्रॉड करना, अगेन उसको उसकी दुनिया में छोड़ के आना, मतलब आपको इंप्लीकेशंस दिखाना है ब्रॉडर लेवल पर, ताकि वो विजन अपना डेवलप कर सके, आपका कुछ टेक अवे वो ऐसे से लेके जाए। तो दोनों की फिलॉसफी में जमीन आसमान का अंतर है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की में। और चूंकि कई बार हम इस डिफरेंस को नहीं समझते हैं तो कंक्लूजन को 5 लाइन में खत्म कर देंगे, जल्दी से खत्म कर देंगे। यार कंक्लूजन के बाद वो आपको नंबर देने वाला है ना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वो, है ना। तो उसको ऐसे नजरअंदाज हमको नहीं करना चाहिए, ये मेरी आपसे गुजारिश है ऐसे राइटिंग को लेके। तो कहने का मतलब है कि ऐसे को राइटिंग की तरह लें, क्योंकि राइटिंग के बिना तो भाई हमारी बात बनेगी नहीं। रन ऑफ द मिल इंट्रोडक्शंस ना करें, कंक्लूजन पे काम करें, कंटिन्यूटी पे काम करें, इसके बिना ऐसे में नंबर नहीं आएगा। पहले तो ये समझ लें। अब दूसरी बात समझते हैं कि यार और क्या चैलेंजेस आ रहे हैं ऐसे राइटिंग में। और चैलेंजेस आ रहे हैं फिलोसफिकल एसेज, है ना। रिसेंटली अब यूपीएससी फिलोसफिकल एसेज काफी पूछने लग गया है। फिलोसफिकल एसेज को जब देखते हैं ना थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट से लगते हैं कि यार अब लिखेंगे क्या। भाई एथिक्स में जो पीवाईक्यूज जो कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस आप देखते हो वहीं पे भी यही हाल होता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज आ रहा है, क्योंकि अगर आपको मैं हेल्थ केयर बोल दूं, एजुकेशन बोल दूं, अरे बड़े खुश हो जाओगे आप, क्योंकि आपने पोथे पढ़ रखे हैं उस पे इतने। लेकिन कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस में सब चीजों का एप्लीकेशन करना परेशानी हो जाती है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आप थीमेटिक कॉन्टेक्स्ट नहीं समझते हो, है ना। जब भी फिलॉसफी का ऐसे देखें, अगर आप यूपीएससी के पीवाईक्यूज को देखें तो आप एक थीम पाएंगे। आप पाएंगे कि एक थीम पे यूपीएससी ने कई बार ऐसे टॉपिक पूछा है, और जब वो थीमेटिक कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ जाता है ना, फिर आपको एलिया एप्लीकेशन बहुत आसान हो जाएगा। चाहे एप्लीकेशन मल्टीपल पर्सपेक्टिव में आप उसकी बात कर लीजिए। तो एक एग्जांपल मैं आपको लेके यहां पे दिखा रहा हूं। आप देखिए इस वाले टॉपिक को देखिए, है ना। हिस्ट्री इज ए सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वॉन बाय द साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन। तो साइंटिफिक मैन कौन है? साइंटिफिक मैन रैशनल मैन है, जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है ना, जो लॉजिकल तरीके से सोचता है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो साइंटिफिक मैन है। तो यूपीएससी कह रहा है कि हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्री ऑफ साइंटिफिक मैन ओवर रोमांटिक मैन। रोमांटिक मैन कौन है? जो आइडियलिस्ट है, जो इमोशनल है ना, जो विजनर, जो ऐसे सोचता है जिसको लोग बोलते हैं कि यार ये तो प्रैक्टिकली नहीं है, वो रोमांटिक मैन है। और हिस्ट्री यूपीएससी कह रहा है कि हमेशा ऐसा रहा है कि साइंटिफिक मैन ने रोमांटिक मैन के ऊपर विजय प्राप्त करी है। लेकिन क्या ये ऐसा है? हाँ, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। आप 1857 का रिवोल्ट की बात कर लीजिए कि वहां पे रोमांटिक मैन थे। रोमांटिक मतलब रोमांटिसिज्म में कि हम तो अंग्रेजों को बहा देंगे, विद्रोह कर लेंगे, रिवोल्ट कर लेंगे। लेकिन वो साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज नहीं थे, लीडरशिप नहीं थी, वेपन्स नहीं थे। और देखिए वो जो हमारा रिवोल्ट था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो बहुत सारे एलिमेंट्स यहां पे आएंगे, लेकिन इसका मतलब क्या कि रोमांटिक मैन कभी नहीं जीता, है ना। तो अब देखिए रोमांटिसिज्म की जो थीम है जिसमें इमोशनलिटी की, अब दो पहलू हैं डिसीजन मेकिंग के। एक है साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, मतलब जिसमें लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, ऑब्जेक्टिविटी ये आ रहा है। दूसरा है इमोशनल साइड ऑफ द डिसीजन मेकिंग। अब देखिए यूपीएससी ने इसको कैसे पूछा है, अगले साल पूछा है या उसी साल का है, मुझे ईयर याद नहीं आ रहा है, बट यूपीएससी का पीवाईक्यू है। पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। अब यहां पे पोएट्स को बहुत बड़ा बना दिया। पोएट्स कौन है? पोएट से बड़ा रोमांटिक कौन हुआ है? पोएट्स भी तो रोमांटिक लोग हैं, पोएट्स भी तो विजनरी हैं, पोएट्स भी तो आइडियलिस्टिक लोग हैं। जो रोमांटिक मैन की हम बात कर रहे हैं, पोएट्स भी तो इमोशनल होते हैं। अरे भाई, किसी पोएट ने कहा होगा ना सबसे पहले कि भैया मैं चांद तारे तुम्हारे लिए लेके लाऊंगा। उसी ने तो ह्यूमंस का जो विजन है इंस्पायर किया, क्या चांद पे भी जाया जा सकता है, ये काम भी करा जा सकता है। साइंस ने फिर रास्ता दिखाया। कहने का मतलब यह है कि जब भी हम इन टॉपिक्स को देखें तो समझ में आना चाहिए कौन सी थीम से उठ के आ रहा है, ताकि मैं ब्रॉडर एप्लीकेशन पे बात कर पाऊं। तो अगर मैं इस पे बात करूंगा तो मैं साइंटिफिक मैन का भी कोई पर्सपेक्टिव यहां पे दूंगा ही दूंगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो कहने का मतलब यह है, अब यहां पे देखिए, थिंकिंग इज लाइक ए गेम डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज अपोजिट टीम। किसकी बात हो रही है? साइंटिफिक पर्सपेक्टिव की, रैशनल थिंकिंग की, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव की। कि थिंकिंग जब तक सक्सेसफुल नहीं होगी, जब तक हमको कोई काउंटर पर्सपेक्टिव नहीं मिल जाता, जब तक हम अपनी थॉट्स को रिफाइन नहीं कर लेते, क्योंकि होगा क्या, अदरवाइज हम अपने ईगो चैम्बर में रहेंगे, अपनी बातों को सोचते रहेंगे। आपका जो सोक्रेटिस की जो डायरेक्टिंग मेथड है उसकी जो बात होती है, वहां भी उसका भी आप यहाँ पे वो कर सकते हैं। ये देखिए, डाउटर इज ए ट्रू मैन ऑफ साइंस, सिमिलर ही थीम है।
कि साइंस का जो सच्चा सिपाही है, जो साइंटिफिक मैन है, वो कौन है? डाउटर है। डाउटर मतलब क्वेश्चन करने वाला है ना? यही तो यहां पे भी लिखा हुआ है कि क्वेश्चन करने वाला होना चाहिए। तो जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम नॉलेज को रिफाइन नहीं करेंगे, और नॉलेज ऐसे ही तो ऐड होती है। अगर भाई कोई नई वैक्सीन डेवलप होनी है तो थोड़ा ना हम ऐसे भरोसा कर लेंगे किसी भी कंपनी का, भाई वैक्सीन ले लो। हम तो क्वेश्चन करेंगे, हम पूछेंगे कि भैया कहां है क्लिनिकल ट्रायल डेटा, आप बताओ इसका थेरेप्यूटिक इंपैक्ट है कि नहीं, जैसे बीमारी सही हो रही है कि नहीं हो रही। तो तभी तो वो नॉलेज एग्जिस्टिंग मेडिकल नॉलेज का पार्ट बनेगी। जब तक आप उसको क्वेश्चन नहीं कर लोगे, तो क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नहीं करोगे तो नॉलेज रिफाइन नहीं होगी, इंप्रूव नहीं होगी। क्वेश्चन तो न्यूटन को भी किया गया, तभी तो आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी दी कि भाई ऐसे चीजें काम करती हैं। पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि आपको साइंटिफिक साइड समझ में आनी चाहिए, रोमांटिक साइड समझ में आनी चाहिए, इमोशनल साइड समझ में आनी चाहिए कि डिसीजन मेकिंग में बहुत चीजों का कंट्रीब्यूशन है। तो ये एक प्रॉपर थीम है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस थीम को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूं। एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और सारथी के चैनल पे डालूंगा, आप देखिएगा जरूर इसको, ठीक है? इसको देखो, विजुअल डिसीजन मेकिंग हैपन एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक। कई लोग बोलते हैं कि हमको लॉजिकली डिसीजन लेना चाहिए, साइंटिफिकली डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन ये टॉपिक कह रहा है कि कई बार हम अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते केवल लॉजिक के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर। क्यों? कई बार हमको इंट्यूशन से जाना होता है। अरे भाई, आपके पास बहुत सारे फैक्ट्स होंगे, अल्टीमेटली आपको किसी एक फैक्ट्स को चुनना पड़ेगा ना। अब बहुत बड़ा एग्जांपल मैं बार बार यूज करता हूं, 2011 का वर्ल्ड कप। जो MS धोनी साहब थे हमारे, है ना, आपको पता है कि उनका वर्ल्ड कप अच्छा नहीं गया 2011 का, और वर्ल्ड कप में बहुत खराब खेल रहे थे, लेकिन फाइनल में युवराज सिंह के ऊपर आ गए, है ना, पहले बैटिंग करने चले गए। युवराज सिंह जिनका टूर्नामेंट कितना अच्छा था। अब यहां पे दो फैक्ट्स हैं, दो तर्क हैं, दो लॉजिक हैं। एक लॉजिक MS धोनी साहब ने जो दिया वो ये दिया कि जो मुथैया मुरलीधरन थे चेन्नई सुपर किंग में, जब वो IPL में साथ खेलते थे, उनको मैंने बहुत खेला है नेट्स में, तो मुझे लगा कि मैं बेहतर स्पिन को टैकल कर पाऊंगा। ये एक फैक्ट्स है। लेकिन दूसरा पक्ष भी तो है कि आपका फॉर्म खराब है, आप अच्छा नहीं खेले हो वर्ल्ड कप में, युवराज सिंह का फॉर्म ज्यादा अच्छा, उनको भेजो। तो आपके पास दो तथ्य हैं, इन दोनों में से किस तथ्य को आप फॉलो करोगे? तो केवल लॉजिक से डिसीजन मेकिंग नहीं होती है, इंट्यूशन का भी रोल होता है। कोविड आ गया, अब कोविड में डिसीजन मेकिंग, कोविड तो नोवेल वायरस था, हम किसी को तथ्यों का पता ही नहीं है, लॉजिक का पता ही नहीं है। हमने रेमडेसिविर शुरू करी, है ना, हमने जो प्लाज्मा थेरेपी थी वो शुरू करी, कितनी सारी चीजें शुरू करी जो बाद में पता चला कि जिनका थेरेप्यूटिक कंट्रीब्यूशन नहीं था बीमारी को ट्रीटमेंट करने में, लेकिन हमने सारी चीजें शुरू करी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन इंट्यूशन। तो हर चीज लॉजिक से डिसीजन मेकिंग नहीं होती है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है? तो अगर हम फिलोसॉफिकल एसेज को देख रहे हैं तो हम थीमेटिक कॉन्टेक्स्ट में देखें, हम उसको अलग अलग ना देखें, क्योंकि अलग अलग देखोगे ना तो यार परेशान हो जाओगे, है ना, क्योंकि फिर आप ना एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन अपने एसे पर नहीं कर पाओगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा, एग्जैक्टली पॉइंटर वाइज एग्जैक्टली क्या लिखना होता है। डोंट वरी, एक वीडियो बनाऊंगा मैं, अभी बनाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये वीडियो, हम डाइग्रेस कर जाएंगे टॉपिक से, ठीक है? आई विल मेक दिस वीडियो, ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट है फिलोसॉफिकल एसेज में कि हम थीम के हिसाब से समझें, थीम के आसपास की चीजों को समझें, ताकि हम डायमेंशंस ओपन कर पाएं। फिर है नैरो इंटरप्रिटेशन। नैरो इंटरप्रिटेशन होगा तो डायमेंशंस पुअर आती हैं हमारी। अब एक टॉपिक आया, हैंड्स दैट रॉक्स द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स ने केवल मदरहुड के बारे में लिखा है ना, कि मदरहुड का इंपॉर्टेंस कितना है ना, मदर का रोल कितना बड़ा है। और क्या ये ऐसे केवल मदरहुड के लिए है? क्या ये ब्रॉडर नहीं है? क्या ये मेंटरशिप की बात नहीं करता? क्या ये टीचर्स की बात नहीं करता, गुरुज की बात नहीं करता? क्योंकि वो भी तो पालना झुलाते हैं, मतलब वो भी मेंटर करते हैं, नर्चर करते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप टॉपिक को नैरो इंटरप्रिटेशन करके देखोगे तो भी आपको गड़बड़ हो जाएगी, आपको नंबर नहीं आएगा, क्योंकि आपके सोचने की जो क्षमता है वो उसका एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा, ठीक है? फिर कई बार जब आप ऐसे लिखते हो तो डिस्क्रिप्टिवली लिखते हो, और डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये होता है कि केवल एग्जाम्पल दे दिए प्रूव करने के लिए, पेस्टल लगा दी जबरदस्ती मैकेनिकली। ये टॉपिक देखते हैं, है ना, नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट टू टेस्ट द कैरेक्टर गिव हिम पावर। अब इस पे ज्यादातर स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे कि भैया किसी को पावर दी और कैसे उसका पॉजिटिवली यूज कर लिया, क्योंकि उसका कैरेक्टर अच्छा था, गांधी जी का एग्जाम्पल दे देंगे, है ना, नेहरू जी का एग्जाम्पल, अलग अलग एग्जाम्पल लोग दे देंगे। फिर दूसरा एग्जाम्पल देंगे कि कैसे ये पर्सन था और इन्होंने पावर का गलत इस्तेमाल कर लिया क्योंकि उनका कैरेक्टर खराब था, और ऐसे पावर ने कैरेक्टर को टेस्ट कर लिया। और ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल, पॉलिटिकल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, ये डायमेंशन खेलते रहेंगे, पेस्टल खेलते रहेंगे। अब आप खुद सोचिए कि जब आप एक ऐसा ऐसे पढ़ रहे हैं जिसमें पहले पेज में बता दिया कि यार कैरेक्टर अच्छा नहीं था इसलिए पावर का मिस यूज किया, दूसरे पेज पे अच्छा था ऐसे यूज किया, तीसरे पेज पे, तो आप बोर नहीं हो जाओगे क्योंकि आपको सेम ही चीज अलग अलग डायमेंशन से सुनने को मिल रही है। आप केवल डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिख रहे हो, केवल डिस्क्राइब कर रहे हो, हाँ भैया ये एग्जांपल, ये एग्जांपल, ये एग्जांपल।
essay is not just collection of example, it has to come through your arguments. Examples are not the end in themselves, they are means to substantiate your arguments. Essay has to be argumentative, it must convey something to the examiner कि यार एनालिसिस क्या करी बच्चे ने, ना आपका पर्सपेक्टिव क्या है इस टॉपिक के ऊपर। तो जब आप इस टॉपिक की बात करेंगे तो डेफिनेटली आप ये बात करेंगे कि यार सबसे पहले तो पावर में ऐसा क्या है भाई, पावर कैसे कैरेक्टर को टेस्ट करती है, क्या है पावर में ऐसा। हम और कोई तरीका नहीं है क्या कैरेक्टर टेस्ट करने का, पावर में ऐसा क्या है। एक गरीब आदमी को आप देखिए, गरीब आदमी दूर से पावरलेस नजर है, पावरलेस ही तो है गरीब आदमी, है ना। और वो बाहर कई बार ना उसको देखना, जब वो रिच पर्सन के सामने जाता है बड़ा हम्बली बिहेव करता है, बड़ा हम्बली बिहेव करेगा, है ना, क्योंकि उसे फेवर एक्सपेक्ट करता है वो। और वही गरीब आदमी जब घर जाता है ना, अपनी बीवी को मारता है, तो वो हम्बल है नहीं, है ना, वो पावरलेस था उसके सामने। और क्योंकि घर पे पैट्रियार्ची की वजह से उसको पावर आ गई और इसलिए उसका ट्रू कैरेक्टर बाहर आ गया। तो वही है कि पावर गिव्स यू रियल चॉइस, है ना। अभी यूपीएससी आपसे एथिक्स में पूछता रहता करप्शन करोगे क्या, हर कोई मना कर देता है मैं नहीं करूंगा। अरे आपके आंसर थ्योरेटिकल हैं, किसी ने आपको ब्राइब ऑफर करी क्या अब तक। लेकिन जब आपके टेबल पर रियल मनी आएगा, रियल पावर आएगी, वहां पे रखे होंगे करोड़ों रुपए और फिर आप मना करोगे, दैट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ कैरेक्टर। यही आपको बताना है कि पावर मेक्स योर चॉइस रियल। पावर का मतलब ही यही है टू मेक समवन डू समथिंग इवन विदाउट देयर विशेस, डिस्पाइट देयर रेजिस्टेंस। और इसीलिए जब आप किसी को जबरदस्ती कुछ करवा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप अपना जो वैल्यू सिस्टम है वो दिखा रहे हैं। तो पावर टेस्ट योर कैरेक्टर बिकॉज मेक्स योर चॉइस रियल, बिकॉज यू आर नॉट कंस्ट्रेंड बाय एनी कॉन्सिक्वेंसेस। क्योंकि ना को अब किसी को डर नहीं है आपको पता है कि बीवी को मार दोगे कुछ नहीं होगा, तब आपका ट्रू कैरेक्टर आता है बाहर। ये वाली बात है, समझ में आ रहा होगा। इसलिए ना तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है, पता है कि वो छूट जाएगा, जेल नहीं होगी उसको, ट्रू कैरेक्टर बाहर आता है। इसीलिए पावर टेस्ट मेंस कैरेक्टर। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, तो क्या एडवर्सिटी टेस्ट नहीं करती है कैरेक्टर। एडवर्सिटी भी तो कहता रहा है नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी, बिल्कुल करती है। एडवर्सिटी भी कैरेक्टर टेस्ट करती है, क्योंकि अगर आप भूखे हो, अपनी रोटी कैसे कमाओगे, किसी को मार के कमाओगे, चोरी करके कमाओगे, मेहनत करके कमाओगे, एडवर्सिटी भी टेस्ट करती है। क्यों नहीं करती कैरेक्टर, आपको काउंटर करना है। आपको यह भी बताना है कि ये क्यों लिखा हुआ है, क्यों माना जाता है कि व्हाई नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी, कैरेक्टर बिना दिखाए हुए। क्योंकि एडवर्सिटी का मतलब सर्वाइवल होता है, और जब सर्वाइवल की बात आती है तो लोग आपसी डिफरेंसेस बुला के एकजुटता दिखाते हैं, फ्रेटर्निटी दिखाते हैं, सब एक हो जाएंगे, बाहर का दुश्मन आ जाएगा तो दिखाओ ना, भाई बंधु सब एक हो जाते हैं, कोई बाहर का आदमी आ जाता है तो नॉट नेसेसरली आपस में जो फ्रिक्शन है वो निकल के आएंगे, कैरेक्टर निकल के आएगा। तो आपको दोनों तरफ से यहाँ पे आर्गुमेंट करना है, दोनों तरफ से अपनी बात रखनी है। फिर ये भी इसमें चर्चा करनी है कि पावर की जरूरत क्या है, क्या पावर को हटा दें, तो पावर को हटा नहीं सकते, पावर की जरूरत आपको बतानी है रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए। फिर बताइए कि पावर के संग चेक्स एंड बैलेंसेस आने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन होना चाहिए ऐसे में, ऐसे केवल एग्जांपल्स डंप करने की जगह नहीं है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो अपने ऐसे को ऐसे प्लान करिए जिसमें कोई एनालिसिस हो। पेस्टल अप्रोच को मैकेनिकल यूज मत करिए, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल लगा लगा के बर्बाद हो जाओगे। फिलोसॉफिकल ऐसे में ऐसा नहीं करना होता है। उम्मीद है आपको मेरी बात यहां पे समझ में आ रही होगी कि मैं क्या यहां पे आपसे कहना चाह रहा हूं। ठीक है, ये थीम्स की मैंने बात कर ली, तो अभी समझते हैं कि मॉड्यूल में मैं क्या करने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि द लैंग्वेज ऑफ द मॉड्यूल विल बी इंग्लिश। Many of the students who have messaged me, who have been my students for quite some time, they have come from South India, और उनका काफी कंसर्न था कि ये मॉड्यूल कैसा होने वाला है। To them I want to tell you the language of the module will be English and the content will be English. Understood? So उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सेकेंड थिंग, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, यस इट विल बी ऑफलाइन ऑल्सो एंड ऑनलाइन ऑल्सो, बट ऑफलाइन सीट्स आर लिमिटेड। 200-250 के आसपास कुछ सीट्स हैं, ठीक है, वो कंफर्म कर लेना आप इंस्टीट्यूट से, सारथी आईएएस में, बट लगभग सीट्स लिमिटेड है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। समझ में आ गया। अब हम करेंगे क्या, तो ऐसे में ना मुझे लगता है कि कंटेंट आपके पास ऑलरेडी होता है, हम इतना कुछ तैयारी कर रहे हैं, मैं भी आपकी हेल्प करूंगा, बट कंटेंट से ज्यादा राइटिंग पे हमको फोकस करना है, हमको सोचने के तरीके पे फोकस करना है। एंड फॉर दैट हमने 6 वर्कशॉप रखी हैं। ये वर्कशॉप ना क्लासेस नहीं होंगी कि मैं पढ़ा रहा हूं और आप सुन रहे हैं, दे विल बी इन द
इन द मोड कि जहां पे हम कर करके चीजों को सीखेंगे, क्योंकि केवल मेरे बता देने से आपको नंबर नहीं आएगा, आपका थिंकिंग प्रोसेस, आपका राइटिंग प्रोसेस इंप्रूव नहीं होगा, हमको करके देखना होगा। तो वही 6 वर्कशॉप हैं जहां पे हम लाइव ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। आपके सामने टॉपिक दूंगा, आप पहले खुद आप प्रयास करोगे, एंड देन आई विल बी टेलिंग यू दैट व्हाट कुड हैव बीन डिफरेंट अप्रोचेस टू ब्रेक डाउन दिस पर्टिकुलर फिलोसॉफिकल एसे टॉपिक। We will be discussing various philosophical themes कि यार ये थीम आएगी तो इस तरह के आर्गुमेंट्स हमको पिक्चर में लाने, ये थीम आएगी तो इस तरह के आर्गुमेंट्स पिक्चर में लाने। So various philosophical themes I will be discussing in these classes. Specifically I will also be discussing कि किस तरह से इंट्रोडक्शंस को बेहतर बना सकते हैं, कंक्लूजन्स के क्या टेम्पलेट्स हो सकते हैं, कैसे कंक्लूजन को हम हाई नोट पे एंड कर सकते हैं, कैसे हम कंटिन्यूटी बना सकते हैं, और इन सब के लिए so many references I will be showing you, don't worry, मेरा काम है वो to help you with this। और उसमें आपकी भी हेल्प लगेगी, क्योंकि वो केवल पढ़ने से नहीं आएगा, आपको संग संग करना पड़ेगा। तो ये 6 वर्कशॉप थोड़े इंटेंसिव होंगे, आप और हम मिलके, आप ऐसे बैठोगे नहीं, संग में काम करोगे। तो स्पेसिफिकली फोकस करेंगे कंटिन्यूटी पे, स्पेसिफिकली फोकस करेंगे स्ट्रक्चरिंग पे कि लॉजिकल ऑर्डर में कैसे अरेंज करें, स्पेसिफिकली थीमेटिक कवरेज करेंगे ताकि आर्गुमेंट थोड़े रेडीमेड हमारे पास पहले से रहें कि इस थीम में इस तरह से सोचना है, इस तरह से तोड़ना है। टेम्पलेट्स पे चर्चा करेंगे कि ऐसे को तोड़ने के मल्टीपल टेम्पलेट्स क्या हो सकते हैं अरेंज करने के। कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन पे अलग से बात करेंगे, कंक्लूजन के क्या अलग अलग तरीके हो सकते हैं कि इनको हाई नोट पर एंड करें। इन सारी टेक्निक्स को हम 6 वर्कशॉप में कराएंगे, और उसके बाद आपके पास 6 फुल लेंथ टेस्ट हैं। इसमें पीवाईक्यूज पे चर्चा करेंगे, ये ना, ये पीवाईक्यू बेसिस पे ही हम करने वाले हैं। और उसके बाद 6 फुल लेंथ टेस्ट हैं। इन 6 फुल लेंथ टेस्ट में मेरी आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आप जो 4 फुल लेंथ टेस्ट हैं वो इवैल्यूएशन के साथ हैं, 3-3 घंटे के पेपर हैं, आप प्रॉपरली लिखोगे और मॉडल आंसर भी उनके आपको मिलेंगे और वो आपके इवैल्यूएट होंगे। और 2 फुल लेंथ टेस्ट सेल्फ इवैल्यूएशन है, जिनको आप मॉडल आंसर के बेसिस पे खुद से भी इवैल्यूएट कर सकते हो। ठीक है, तो मोटा मोटा दिस इज हाउ विल बी प्रोग्रेसिंग। हम सोचने पे काम करेंगे, लिखने पे काम करेंगे, और फिर आप टेस्ट देंगे। टेस्ट में सफिशिएंट गैप आपके लिए रखा गया है ताकि आप पीरियडिकली उसको लिख सकें। 5-6 टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट आई थिंक मोर देन सफिशिएंट होने चाहिए आफ्टर वी आर डन विद थॉरो ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू थीम्स, फिलोसॉफिकल थीम्स। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस। और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये टाइम टेबल है, लगातार हम क्लासेस लेंगे, वर्कशॉप। ठीक है, और उसके बाद यू विल बी हैविंग कितना टाइम, 18 जून को खत्म हो जा रहा है, लगभग 2 महीने आपके पास रहेंगे उस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए। तो पहले तो लाइव प्रैक्टिस करना है, फिर जो टेक्निक सीखी उनको खुद से भी प्रैक्टिस करना है। तो बीच बीच में अकेजनली प्रैक्टिस करिएगा। 6 फुल लेंथ टेस्ट है, वो भी है, वो हमारे संग लिखिएगा। एंड आई थिंक दैट विल बी मोर देन एनफ to improve your essay writing, and I'm sure it will help you tremendously in terms of essay writing, and you yourself will feel more confident when you write essays. तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे को अप्रोच क्या रखनी है। ऐसे को लेके मैं कुछ YouTube पे वीडियो भी लेके आऊंगा जिसमें मैंने बताया कि वो थीम में डिस्कस कर लूंगा अलग से, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना। और अगर आप अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज जरूर बताइए, विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू यू इन दैट कमेंट सेक्शन। और मिलते हैं बहुत जल्दी ही, तैयारी शुरू करते हैं यार। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ऐसे को फिर से आप सबके बीच में पढ़ाने को, है ना। वो रैंकर का सिलसिला है, जैसे एथिक्स में है वैसे ही इसमें भी बहुत बड़ा इसको करना है साथ में मिलके। तो मिलते हैं जल्दी, बाय बाय, टेक केयर।